मैं 16 साल की थी कि मेरी माँ ने मेरी शादी अपने 70 साल के बूढ़े मालिक के साथ करवा दी। घबराई हुई सुहाग रात की सेज पर मैं अपने पति का इंतजार कर रही थी कि मेरी आंख लग गई। तभी मेरा पति कमरे के अंदर आ गया। उसे देखते ही डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरी चीख पूरे कमरे में गूंजने लगी, क्योंकि वह तो मेरे साथ मेरे पति ने मेरा वह हाल किया था। सुबह बिस्तर के पास बैठी कांपती हुई मैं बेहोश हो गई। मेरा नाम प्रीति है और मैं 16 साल की हूँ। मैं गरीब घर की बेटी हूँ, पर मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मेरी जिंदगी यूं एक ऐसे मोड़ पर आ जाएगी कि मेरी खुशियाँ यूं ही बिखर जाएगी। मेरे कोई बड़े सपने नहीं थे, बस मैं यही चाहती थी एक अच्छा सा लड़का मुझसे शादी करे और हम दोनों मेहनत करके अपना घर चलाए। पर ऐसा कुछ ना हो सका, क्योंकि मेरी माँ ने मेरी शादी अपने मालिक के साथ तय कर दी। मालिक की उम्र 70 साल की है और मैं मात्र 16 साल की हूँ। यही सोचकर घबरा रही थी कि मेरी जिंदगी पूरी तरीके से खराब हो जाएगी। मैंने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं यह शादी नहीं करना चाहती। आप एक बुढ़े से मेरी शादी कैसे करवा सकती हैं? मेरी माँ ने कहा, बेटा, हमारी मजबूरी है, नहीं तो मैं तुझे ऐसे घर पर शादी कभी नहीं करवाती। पर तू बिल्कुल भी घबरा मत, कुछ सालों में मालिक मर जाएगा और उसकी संपत्ति का कुछ हिस्सा तुझे मिल जाएगा, जिससे तेरी आगे की जिंदगी बन जाएगी। फिर मैं तेरी दूसरी शादी करवा दूंगी। मेरी माँ की बातें मैं उदास होकर सुन रही थी, लेकिन फिर मैंने कहा, माँ, ऐसी क्या मजबूरी है, मुझे भी तो बताओ। मेरी माँ ने कहा, मैंने मालिक से कुछ पैसे उधार लिए थे। हमारे घर की हालत इतनी खराब थी, तू तो जानती है, बारिश में पानी टपक रहा था। तेरे पापा जो भी कमाते हैं वह शराब में उड़ा देते हैं। मजबूरन मुझे ही घर चलाने के लिए काम करना पड़ता है। तेरा भाई भी अब अपनी पढ़ाई छोड़कर 14 साल की उम्र से ही ग्वाले के साथ काम पर लग गया है। मैंने कहा, मेरे अपने सपने हैं माँ, मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ। अपनी पढ़ाई के खर्चे तो मैं खुद ही निकाल लेती हूँ। स्कूल खत्म होते ही मैं मंदिर के सामने बैठकर फूलों की माला बनाकर बेचती हूँ। मैंने आपसे कभी भी पैसे नहीं मांगे। अपनी किताब, कॉपी, पेंसिल सब खुद ही खरीदती हूँ। आपको तो सब पता है माँ। मेरी बातें सुनकर मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने कहा, मगर मैं पढ़ लिख लूँगी तो हमारी गरीबी ऐसे ही दूर कर दूँगी, अच्छी नौकरी करूँगी। लेकिन अगर मेरी शादी हो गई तो मेरी पढ़ाई भी रुक जाएगी। मेरी माँ ने मेरी एक न सुनी और कही कि मैं शादी की तैयारी करती हूँ। मालिक से मैंने लाख रुपए उधार लिया है और अब मालिक मुझ पर दबाव डाल रहे हैं। मुझे उस दिन पर अफसोस होने लगा था जब मैं अपनी माँ के साथ उनके मालिक के घर पर काम करने गई थी। दरअसल मेरी माँ को तेज बुखार था। माँ ने कहा, प्रीति, आज स्कूल की छुट्टी कर लो और मेरे साथ मालिक के घर पर काम करने चलो। मैंने कहा, माँ, आप छुट्टी क्यों नहीं कर लेती? आपकी तबीयत इतनी खराब है। तो कहा, मालिक के घर पर मेहमान आ रहे हैं, मैं छुट्टी नहीं कर सकती, वरना वह मुझे काम से निकाल देंगे। उनके घर पर काम करके ही तो हमारा घर चलता है। मजबूरी में स्कूल न जाकर मैं अपनी माँ के साथ मालिक के घर चली गई थी। घर जाकर मैंने देखा मालिक की 3 पत्नियां पहले से ही घर पर मौजूद थी। वह तीनों मुझे बुला बुलाकर अलग अलग काम करवा रही थी। उनकी पहली पत्नी 65 साल की थी, जो मुझे अपना तेल मालिश करवा रही थी। उसके बाद उसकी दूसरी पत्नी ने मुझे अपने पास बुलाया। उनकी दूसरी पत्नी 50 साल की थी। उन्होंने मुझे घर के काम बता दिए थे। और तीसरी पत्नी 35 साल की थी। घर का सारा काम करने के बाद मैं और मेरी माँ जाने लगे थे कि तभी मालिक आ गए। मालिक की नज़र मुझ पर पड़ गई थी। वह मुझे बहुत ही गंदी निगाहों से देखने लगे थे। मैंने अपने दुपट्टे से अपना सिर ढक लिया था और उनको नमस्ते करके निकलने ही लगी थी कि मालिक ने पीछे से आवाज़ दिया, बिमला, यह लड़की कौन है, तेरी बेटी है क्या? मेरी माँ ने कहा, जी मालिक, मेरी बेटी है। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए इसे साथ लेकर आई थी। उन्होंने कहा, तू घर चली जा और तेरी बेटी को थोड़ी देर के लिए यहीं पर रहने दे, मुझे उससे कुछ काम करवाना है। वो मेरी माँ के पास आए और अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर मेरी माँ के हाथों में थमा दिया और कहा, जा तू डॉक्टर दिखा ले और दवाई करवा ले। अब मेरी माँ को एक्स्ट्रा पैसे भी मिल गए थे, तो मुझे वहीं पर रुकना था। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी और मैं उस आदमी की अय्याशी के बारे में सोचने लगी थी, जो 3 पत्नियों को घर पर रखा हुआ था। उनकी पत्नी अभी उनके पास ही आकर खड़ी हो गई थी। तो मालिक ने कहा, तुम लोग जाओ, अपने अपने काम करो,
फिर मुझसे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैं काफी डर गई और घबराती हुई कही, प्रीति। उनकी तीनों पत्नियां बहुत ही अजीब निगाहों से मुझे देख रही थी और फिर अंदर चली गई। वह जिस तरह से मुझे देख रही थी कि मुझे अब डर लगने लगा था कि आखिर मालिक मुझसे क्या काम करवाएंगे। उन्होंने कहा, प्रीति मेरे कमरे में चलो। मैं उनके पीछे पीछे उनके कमरे में आ गई। मेरे हाथ में एक तेल की शीशी पकड़ा दी और कहा, मेरे बदन की मालिश कर दो। वह एक धोती पहने लेट गए और अपने कपड़े उतार दिए थे। मैं तेल लेकर उनके बदन को मालिश करने लगी थी कि मैं उनका शरीर देखकर बेहद घबरा गई। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक 70 साल का बूढ़ा आदमी का ऐसा शरीर भी हो सकता है। मैं उनके बदन को अच्छे से मालिश करने लगी थी तो वह कहने लगे, जरा जोर जोर से मालिश करो, तुम्हारे हाथों में तो जान ही नहीं है। ठीक से खाना नहीं खाया क्या? मुझे एहसास हुआ कि मुझे भूख लगी है। मैंने कहा, जी नहीं मालिक, मैं सुबह खाकर आई थी। मालिक ने मेरी तरफ देखा और कहा, जाओ पहले कुछ खा कर आओ, फिर मालिश करना। मैं किचन से कुछ बासी खाना लेकर खा लिया और फिर मालिक के पास आ गई। उनके बदन को मालिश करने लगी थी और वह अपने मुंह से अजीबोगरीब आवाज़ निकालने लगे थे। उन्होंने मुझसे 2 घंटे तक मालिश करवाई। मालिश करने के दौरान मेरा दुपट्टा बार बार नीचे गिर रहा था तो एक समय वह उठे और मेरे दुपट्टे को हटा दिया। मैं उनकी हरकत से काफी घबरा गई थी। मैं गोरी चिट्टी और एकदम दुबली पतली हूँ। मेरी घबराहट देखकर वह मुस्कुराने लगे थे। न जाने मन में क्या सोच रहे होंगे। और उसके बाद मैं अपने घर चली आई थी। उसके बाद से ही मेरा दिल घबराने लगा था। मालिक के बारे में सोच सोचकर मैं परेशान होने लगी थी। जाने यह कैसा आदमी था, 3 पत्नी होने के बावजूद भी न जाने मुझसे मालिश क्यों करवा रहा था। जब मैं स्कूल जाती हूँ तो मेरे क्लास में एक लड़का है गगन, जिससे मैं दिल ही दिल मोहब्बत करती हूँ। गगन के बारे में मेरे दिल में हर वक्त अरमान मचलते रहते हैं। वह बहुत ही हैंडसम है। मैं किसी न किसी बहाने उससे बात कर लेती हूँ तो वह भी खुश हो जाता है और सारे लड़के उसे चिढ़ाने लगते हैं, यह लड़की तुझे पसंद करती है। अगर मेरे सामने कहते हैं तो मैं मन ही मन मुस्कुराने लगती हूँ। और गगन है जो मुझे अपनी दिल की बात नहीं कहता और मैं यही सोचती हूँ कि मुझे पसंद भी करता है या नहीं। मैं अक्सर किसी न किसी बहाने उसके हाथ पकड़ लेती हूँ और उसे छूने का बहाना ढूंढती रहती थी। अभी मैं स्कूल में गई थी कि मैं उसे पंजा लड़ाई का चैलेंज दे दिया था। इस बहाने मैं उसके हाथ को पकड़ ली थी पर वह मुझसे काफी ज्यादा ताकतवर था तो उसने मुझे चुटकी में हरा दिया था और कहा, तू ठीक से खाती नहीं है क्या? उसकी बात सुनकर मैं हंसने लगी थी। फिर कहा, देखना एक न एक दिन तुम्हें जरूर हराऊंगी। उसने कहा, चल चल देख लेंगे। मैं तो उसकी हर अदाओं पर मरती थी। मन करता था कि सारे क्लास के सामने अपने दिल की बात कह दूं कि आई लव यू गगन, पर लड़की हूँ इस वजह से मैं चुप थी और मैं चाहती थी कि गगन पहले अपने दिल की बात मुझसे कहे। जब भी गगन कुछ खेलता तो मैं उसके साथ खेलने चली जाती थी। एक दिन लड़का लड़की मिलकर कबड्डी खेल रहे थे। जब मैं उसके कोर्ट में उसे छूने की कोशिश की तो उसने मुझे पकड़ लिया और मुझे इतना कसकर पकड़ लिया था कि मैं चाहती थी वह मुझे न छोड़े और वक्त यहीं पर रुक जाए। मुझे पूरे जिस्म में अजीब सी गुदगुदी होने लगी थी। गगन बहुत हट्टा कट्टा है, जाने क्या एक्सरसाइज करता है। अब गगन भी मौके की तलाश में रहता था। वह समझ चुका था कि मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ और इस वजह से वह भी मुझे छूने का मौका मिलता तो उसे कभी नहीं गंवाता था। पर अपने दिल की बात न जाने क्यों मुझसे कभी भी नहीं कहता था। शायद इसलिए कि मैं गरीब घर की लड़की हूँ और गगन बहुत अमीर घर का लड़का है। पर मोहब्बत तो यह सब कुछ नहीं देखता। अब तक गगन अपने दिल की बात मुझसे नहीं कह पाया था कि मेरी शादी तय हो गई। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी मेरी माँ नहीं मानी थी और कहने लगी, मालिक तुमसे हर हाल में शादी करना चाहते हैं। मैंने कहा, माँ मालिक तो 70 साल के हैं और उनकी 3 पत्नियां पहले से हैं। फिर आखिर एक 16 साल की लड़की से शादी करने का उनको ऐसा क्या नशा चढ़ गया? अगर आपने मुझ पर दबाव डाला तो मैं घर से भाग जाऊंगी। अब मुझे अपनी माँ पर गुस्सा आने लगा तो कहा, माँ मैंने तुझसे नहीं कहा था कि मालिक से उधार लो। मेरी माँ भी गुस्सा करने लगी, मुझे डांटने लगी तो मैंने कहा, माँ आप क्यों नहीं शादी कर लेती हैं? मेरी माँ इस बात से और गुस्सा हो गई और कहने लगी, तुझे शर्म नहीं आई अपनी माँ को ऐसी बात कहते हुए? इस पर मैं बोल पड़ी, आपको शर्म नहीं आती अपनी बेटी के साथ ऐसी जागती करते हुए? मैं यह शादी किसी भी हाल में नहीं करूँगी।
अगर ज़बरदस्ती करोगी तो मैं अपनी जान ले लूँगी। मैंने मालिक की तेल मालिश की थी। मुझे पता है इस शादी से क्या क्या खतरा आ सकता है और मैं उससे कभी प्यार नहीं कर पाऊंगी। मैं गगन को चाहती हूँ। यह बात मैं अपनी माँ से कैसे कहूँ? लेकिन जब वह और ज़्यादा जिद पर आ गई तो मैंने कहा मैं किसी और से प्यार करती हूँ। माँ, मैं यह शादी नहीं करूँगी। मेरी माँ मुझे मारने लगी। उसने पापा को भी मेरे खिलाफ भड़का दिया और मेरे पापा ने जबरदस्ती मुझे कमरे के अंदर बंद कर दिया। स्कूल की एक सहेली मुझसे मिलने आ गई तो मैं रोने लगी थी। मैं उसे सारी बातें बता दी कि किस तरीके से मेरी माँ मेरी जिंदगी खराब करना चाहती है। मैंने उससे कहा, क्या तुम मेरी मदद करोगी? उसने कहा, कैसी मदद? इसमें मैं क्या कर सकती हूँ अगर तेरे माँ बाप तेरी शादी कहीं करवाना चाहते हैं तो? मैंने कहा, मैं तुझे एक चिट्ठी लिख कर दूंगी, क्या तू वह गगन को दे देगी? मेरी दोस्त शीतल कहने लगी, तू गगन से प्यार करती है ना? मैंने कहा, उसे चाहती हूँ, पर मुझे नहीं पता गगन के दिल में मेरे लिए कुछ है भी या नहीं, क्योंकि वह अमीर घर का लड़का है। उसे तो कोई भी लड़की मिल जाएगी, पर मैं बस अपनी शादी के बारे में उसे बताना चाहती हूँ। उसने कहा, ठीक है, तो चिट्ठी लिख दे, मैं उसे दे दूंगी। और फिर मैं गगन के नाम पर एक चिट्ठी लिखकर उसे दे दिया। बाद में मेरी दोस्त ने मुझे खबर दे दी थी कि वह चिट्ठी गगन को दे दिया है। मैंने गगन से कह दिया था कि मेरी शादी होने जा रही है, वह भी मेरी मर्जी के खिलाफ। मेरी माँ ने एक 70 साल के बूढ़े आदमी से मेरी शादी तय कर दी है, जबकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ गगन, बहुत पहले से, पर तुमसे कभी भी अपने दिल की बात न कह सकी। मेरे मम्मी पापा ने मुझे कमरे में कैद कर दिया है। मेरी जिंदगी खत्म हो गई। मुझे पता नहीं तुम मुझे चाहते भी हो या नहीं, पर मेरी सारी खुशियाँ मुझसे दूर जाने वाली है। तुम अच्छे से रहना और अपनी जिंदगी अच्छे से जीना। तुम्हारी प्रीति। मुझे आंखों में आंसू आ गए थे। किसको चाहा और किससे शादी होने जा रही है? मुझे गगन का इंतजार था, एक उम्मीद थी कि वह आएगा और मुझे भगा ले जाएगा। बारात मेरे घर तक आ चुकी थी और 70 साल के बूढ़े ने मेरी मांग में सिंदूर भर दिया था और उसकी चौथी पत्नी बन चुकी थी। गगन नहीं आया, सब खत्म। वह मुझे अपने साथ अपने घर लेकर आया। उसकी बाकी पत्नियों ने मेरा स्वागत किया था। मेरी आंखों में आंसू थे। मैं उनके घर की बड़ी पत्नी के पास चली गई और कहने लगी, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इस घर पर बहू बनकर आऊंगी, अपने सारे सपनों को छोड़कर। तभी उनके कमरे में उनका पोता आ गया। वह अपनी दादी से कुछ बात करने के लिए आया था, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र उससे मिली तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उनका पोता मुझे देखता ही रह गया और मैं यही सोचने लगी कि मैं खुद ही 16 साल की हूँ और एक 16 साल का लड़का मुझे दादी कहेगा। न जाने भगवान ने मेरे साथ कौन सा अन्याय किया है। मैं तुरंत कमरे से निकल गई थी। अब मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि मैं बेहोश हो जाऊंगी। मैंने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी। उनकी मंझली पत्नी आकर मुझे अपने कमरे में लेकर आई और सुहाग रात की सेज पर बैठा दिया। मुझसे कहने लगी, तुम तो बहुत छोटी हो। मैंने कहा, मेरी किस्मत जो पढ़ाई छोड़कर आज यहाँ हूँ। फिर उसने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं बहुत ज़्यादा घबराने लगी थी। कहने लगी, तुम जरा संभल कर रहना। मुझे इस बात की फिक्र हो रही है कि तुम इतनी दुबली पतली हो, कैसे सहोगी। मैंने कहा, पर वो तो बूढ़े हैं, 70 साल के हैं। मैं अभी सो जाती हूँ, इस उम्र में वो कर भी क्या लेंगे। उसने कहा, तुम उनकी ताकत को नहीं जानती। मुझे तो तुम्हारी फिक्र होने लगी है, पर तुम घबराना मत, हिम्मत रखना, तुम्हारी उम्र कम है, तुम सह लोगी। यह कहकर वह कमरे से चली गई। मैं बैठी बैठी यही सोचने लगी कि अब मेरे साथ क्या होगा। क्या मैं यहाँ से भाग जाऊँ? पर अब शादी भी हो गई है। मैं भाग कर जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? मेरा दिल भी टूट चुका है। गगन मेरे पास नहीं आया। मुझे लगा था वह मुझे भगा ले जाएगा। क्या शीतल ने उसे मेरी चिट्ठी सचमुच में दी थी? अगर दी थी तो वह चिट्ठी पढ़कर क्यों नहीं आया? मैंने तो उसे लिखा था कि मैं उससे प्यार करती हूँ, तो ऐसी हालत में मुझे बचाने क्यों नहीं आया? मैं बहुत ही परेशान हो रही थी। मेरे पति अब तक कमरे में नहीं आए थे, तो सोची सो जाती हूँ। पर मुझे घबराहट इस वजह से हो रही थी कि जिस दिन मैंने उनकी मालिश की थी, मैंने उनके बदन को देखा था। उनका शरीर एक पहलवान का शरीर है और उनका अपना अखाड़ा है जहां और लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। एक से एक पहलवान उनके अखाड़े में आते हैं। इसी वजह से जब मैं उन्हें हल्के हाथों से मालिश दे रही थी तो
तो मजबूती से मालिश करने को कह रहे थे, लेकिन अभी अभी उनकी पत्नी जो कह कर गई यह सुनकर तो मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। मैं यह सब कैसे सह पाऊंगी। मैंने सोचा सो जाती हूँ, यही अच्छा रहेगा। मुझे हल्की सी नींद आ गई थी। मैं तब चौंक उठी जब किसी ने मेरे बदन को हाथ लगाया। मेरे सामने मेरे पति खड़े थे। उन्होंने जल्दी से अपने कपड़े उतार लिए और एक लंगोट में आ गए और मैं उन्हें देखते ही जा रही थी। बस यही सोच रही थी किसी तरीके से यहाँ से भाग जाऊं। उनके मरने का इंतजार करते करते तो कहीं मैं ही ना मर जाऊं। एक झटके में वह मेरे पास आए और एक झटके में मेरे कपड़े उतार दिए। अपने मजबूत बाहों में मुझे जकड़ लिया। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम पति पत्नी हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई दानव अपना शिकार कर रहा हो, कोई शेर मेमने पर झपट रहा हो। पूरी रात उसने मेरे साथ जो कुछ भी किया, मेरी चीख पूरे घर पर गूंज रही थी। मैं जोर जोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी और कह रही थी, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, जाने दीजिए मालिक, मुझे आज़ाद कर दीजिए। मैं जितना चीख रही थी मेरी हालत उतनी ही खराब होती जा रही थी, क्योंकि उन्हें उतना ज़्यादा जोश आ रहा था। पूरी रात उनके जुल्म सहने के बाद वह कमरे से बाहर चले गए थे और मैं बेड के कोने में पड़ी कांप रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैं मर जाऊंगी। मैं बिल्कुल टूट गई थी और बहुत ही बुरे हाल में थी। और एक बार भी मुझे यह करना पड़ा तो मैं अपनी जान ले लूंगी। मुझसे नहीं हो पाएगा। बस अब ऐसे जालिम इंसान को मैं नहीं झेल सकती। बेड के किनारे बैठी बैठी मैं कांप रही थी और पता ही नहीं चला कब बेहोश हो गई। और अब मुझे होश आया, मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी थी। मैं अपने ससुराल में नहीं थी बल्कि किसी झोपड़े में थी। मैं यही सोच रही थी, मुझे यहाँ कौन लेकर आया। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था, मेरी हालत बहुत खराब थी। किसी ने मुझे पानी दिया और कुछ खाने को दिया। मुझ में उठकर देखने की भी हिम्मत नहीं थी। खा पीकर मैं फिर से सो गई और गहरी नींद में चली गई। जब नींद हल्की होती तो अजीबोगरीब सपने भी आने लगते थे। कभी अच्छा सपना देखती तो कभी बहुत भयानक सपना देखती। बार बार मैं होश में आती और फिर बेहोश हो जाती। न जाने ऐसे कितने दिन बीत गए थे। जब मैं थोड़ी ठीक हुई तो मैं उठकर बैठ गई। मैंने देखा मेरे आसपास कोई भी नहीं है। एक झोपड़ी में मैं बिल्कुल अकेली थी। मुझे ऐसा लगा या तो मैं मर चुकी हूँ या शायद एक सपना देख रही हूँ। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सब उल्टा पुल्टा हो रहा था। मैं अपने पैरों पर खड़ी होकर झोपड़े से बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोला तो मैंने देखा सामने एक लड़का बैठकर लकड़ियां तोड़ रहा है। मैं उसके पास चली गई, उसे देखने लगी कि अचानक उसे एहसास हुआ कि मैं पीछे खड़ी हूँ तो वह मेरी ओर मुड़ गया। उसे देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे थे। वह कोई और नहीं बल्कि गगन था, मेरे पति का पोता गगन। उनकी बड़ी पत्नी के कमरे में जब उनका पोता आया था, उसे देखकर मेरे अंदर जीने की इच्छा बिल्कुल खत्म हो गई थी, क्योंकि वह लड़का गगन था जिससे मैं प्यार करती थी, उसकी दादी बन गई थी। मेरे चेहरे का भाव देखकर गगन खड़ा हो गया और मुझसे कहा, तुम ठीक तो हो ना? आज कैसा महसूस कर रही हो? मेरे दिल में कई सारे सवाल थे। मैं यहाँ कब से हूँ? वह मुझे यहाँ कैसे लाया? जो मैं देख रही हूँ सच है या सपना? एक एक करके मैं उससे सारे सवाल पूछने लगी। वह मुझे अंदर झोपड़ी में लेकर गया और मुझे चारपाई में बैठा दिया। कहा, मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ और तुम पिछले 5 दिनों से ऐसे ही होश में आती हो और फिर बेहोशी में चली जाती हो। मैंने कहा, 5 दिन बीत गए हैं उस रात के बाद? उसने कहा, हाँ 5 दिन बीत गए हैं। जब सुबह मैं दादाजी के कमरे में घुसा था तो मैं तुम्हें वहाँ बेहोश पाया। तुम्हारी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। मेरे दादाजी बहुत जालिम इंसान हैं। एक के बाद एक उन्होंने गरीब लड़कियों से शादी की। उनकी पत्नियां उनसे बहुत घबराती है, इसलिए आपस में मिलजुल कर रहती है। पर मुझे पता चला कि वह तुमसे शादी करना चाहते हैं। तभी मैं बहुत घबरा गया था कि आखिर तुम उन्हें कैसे झेल पाओगी। मैंने बहुत कोशिश की थी यह शादी रुकवा दी जाए। मैंने अपने मम्मी पापा, अपनी दादी से बहुत रिक्वेस्ट की थी, पर मेरे दादाजी ऐसे जिद में आ गए थे कि कोई उन्हें रोक न पाया। मैं तुम्हें भगाना चाहता था पर वह मौका मुझे नहीं मिल पाया। लेकिन जब मैं तुम्हारी वह हालत देखी तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। डॉक्टर के पास ले जाने के बहाने मैं तुम्हें उस घर से निकाल लिया था और तुम्हें लेकर बहुत दूर भाग आया। मुझे पता चला कि जब मेरे दादाजी को पता चला तुम घर से भाग गई हो तो तुम्हारी माँ को उठा कर ले आए हैं।
उनके ऊपर जुर्म ढा रहे हैं। अब बताओ तुम्हें क्या करना है? उनके पास वापस जाना है या तुम मेरे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हो? वह जालिम इंसान मेरी माँ के साथ गलत कर रहा है, पर मैं क्या करती मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पर मुझे कोई फैसला लेना था और एक ओर जिंदगी मेरा इंतजार कर रही थी और दूसरी ओर मौत। मैंने गगन से कहा, गगन तुम ही बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। यह रिश्ता तो मैं नहीं मान सकती। उन्होंने मेरे साथ जो किया है वह गलत किया है। ऊपर से मैं नाबालिग हूँ, किसी तरीके से मैं लड़ सकती हूँ। मैं यही सोच रही हूँ। मेरी माँ ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। उन्होंने जबरदस्ती मेरी शादी करवा दी है। अगर मैं पुलिस के पास कंप्लेंट भी करूँ तो मेरी माँ भी इसमें फंस जाएगी और वह तुम्हारे अपने दादाजी हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम अपने दादाजी के खिलाफ जाओ। इससे अच्छा तो यही होगा कि मैं और तुम एक नए सिरे से जिंदगी शुरू करें और बड़ों को उनके हाल पर छोड़ दें। यही सही रहेगा। और ऐसा भी मेरे पापा हैं, मेरा भाई है, वह जरूर कुछ ना कुछ उपाय निकाल लेंगे। तुम्हें क्या लगता है? गगन ने कहा, पुलिस के पास जाएंगे तो कई लोग मुसीबत में पड़ जाएंगे और हम भी अभी छोटे हैं। इससे अच्छा यही होगा कि हम वापस न जाए। मैंने कहा, पर गगन तुम तो बहुत रईस हो, क्या तुम अपनी सारी संपत्ति मेरे लिए छोड़ दोगे? गगन ने कहा, मैं यह सब देखकर बड़ा हुआ हूँ। उस घर में तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। एक तुम ही थी जिसकी वजह से मैं यह सब कुछ भूल कर रहने की कोशिश करता था। मैं तुम्हारे साथ दूंगा और तुम्हारा हाथ थाम लूंगा। फिर क्या था, मैं और गगन एक नए सिरे से जिंदगी शुरू की। हमने काम भी किया और साथ साथ पढ़ाई भी की और आज हम दोनों अपनी जिंदगी में एक अच्छे मुकाम पर खड़े हैं। हमने दोबारा अपने परिवार के साथ कभी भी कोई कांटेक्ट नहीं किया, तो हमें नहीं पता कि वह कैसे हैं, किस हाल में हैं, पर उम्मीद करती हूँ जैसे भी होंगे वह अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। थैंक यू।